तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने ग्रामर का पूरा रिवीजन कर लिया होगा और अब है केवल प्रैक्टिस राउंड। अब आप कुछ नया ना पढ़ें, आपने जो भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब आप उस फेस में पहुंच चुके हैं, एग्जाम की उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस लाइन पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर आपको केवल और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बैच लेकर आया हूँ, जो रात को रोजाना 9 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। इस सीरीज़ के लिए ना जाने कितने ज़्यादा यूट्यूब पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। पेड कोर्सेज में इस सीरीज़ को पढ़ाया जाता है, जिस सीरीज़ को मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बिलीव कीजिए, सीजीएल 2024 के जितने भी एक्सेप्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ, वो सारे पेपर सेट में आपको एक प्रॉपर कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आज सेट नंबर 33 होने वाला है। डेट थोड़ा सा एक बार फिर से देखेंगे, 25/09/2024 शिफ्ट था। अभी तक 32 डेज से मेरी ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू है। आज सेट इस सीरीज के अंदर हम लोग करीब 36 से 37 सेट कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हमारा सीजीएल का पूरा जो है प्रीवियस ईयर का कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चा इस प्रीवियस ईयर के कंटेंट को कंप्लीट कर लेता है, मेरा ये मानना है, अगर उसने प्रॉपरली एक एक वर्ड को पढ़ा है, अगर आप इसमें अनसीन पैसेज को साइड कर दीजिए, तो मेरा ये मानना है उसके 18 से लेके 20 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। अगर बिल्कुल लो लेवल पे है तो करीब 15 क्वेश्चन तो मैं हिट करवा सकता हूँ, अगर लो लेवल पर हो। और थोड़ा सा हाई लेवल पर हो, वो ठीक ठाक है इंग्लिश, तो 20 से 22 होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो ठीक है, 25 आउट ऑफ 25 या 25 में से 24-23 इंग्लिश में बन सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला वाला ही क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का दे दिया है, और मैं आपको बता दूं, स्टार करता हूं मैं हर बार ये वाले फॉर्मूले को आपको फिर से याद दिलाऊं। बेटा एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पेसिव वॉइस में आता है वाज या वर। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने जितने भी अभी तक पेपर सेट करवाए हैं प्रीवियस ईयर 2024 वाले, उसके अंदर मैंने एक चीज कॉमन पाई है कि ये वाला फॉर्मूला पास्ट इंडेफिनिट वाला गारंटीड आया ही आया है एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। तो बस शुरू हो जाइए। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हिज फादर्स आर्म वाज बैंग्ड। बैंग थर्ड फॉर्म है बाय द काइंड नर्स। तो अब बैंडेज्ड है। बैंडेज का मतलब क्या होता है, पट्टी बांधना। उसके पिताजी की जो आर्म है उसको पट्टी से बांधा गया, नर्स के द्वारा पट्टी से बांधा गया। तो नर्स तो हमारे पास में जो हो गया, सब्जेक्ट हो गया काइंड नर्स। काइंड नर्स यहाँ पर हेड आ रहा है, फोर्थ वाले में साइड करिए। हैज आ रहा है, साइड कर दीजिए। बैंडेजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साइड कर दीजिए। हमको केवल सेकंड फॉर्म चाहिए थी और सेकंड फॉर्म फर्स्ट वाले में आ रही है, तो मेरा यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिनोनिम आपको बताना है बेटा। दिस चॉइस वाज जुडिशियस एज फर्दर इवेंट प्रूव। देखिए जुडिशियस का मतलब क्या होता है कि कोई कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ में किसी चीज़ को लिया गया हो। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, समझदारी के साथ में, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टूड हो, कोई चीज़ बिल्कुल सही से समझाई गई हो। अच्छा एसटी का मतलब क्या होता है, किसी में क्या करना, जल्दबाजी करना, हरी करना किसी चीज़ में। ठीक है। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है बताइए, मजाकिया, हंसने योग्य कोई बात हो तो लाफेबल कह सकते हैं आप। अच्छा प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझदारी भरा निर्णय ले, तो प्रूडेंट, सजग। और सिली का मतलब क्या होता है, स्टूपिड यानी कि मूर्ख। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। चले अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेता हूं एग्ज़ाम के अंदर। मुझे मालूम है कि अगर आप मेरी स्पीड के साथ में पढ़ पा रहे हैं और मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर पेपर को कर जाएंगे। और अगर आप इस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं, पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा कष्टकारी होने वाला है। तो चलिए ये आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला गया है द बिट्रेयर ऑफ द कंट्री वाज लास्ट अनमास्क्ड। अनमास्क का मतलब होता है चेहरा खोलना, खुलासा करना। तो जो बिट्रेयर थे, देश के जो बिट्रेयर थे, यानी देश के जो देश के जो विरोध में थे, देश से जो छल करने वाले लोग थे, है ना, यानी कि गैर वफादार, जो वफादार ना हो, धोखेबाज। बिट्रेयर का मतलब होता है धोखेबाज। जो देश के जो धोखेबाज थे, दगाबाज थे, वो लोगों का चेहरा अंत में जाकर रिवील किया गया, लोगों को अंत में पता चला। तो पहली बात तो ट्रांसग्रेसर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसग्रेसर का मतलब जो होता है नियम कायदों को तोड़ता हो, वायलेटर।
टरेंट का मतलब क्या होता है, जो स्कूल में से क्या हो जाता है, क्लास में से भग जाता है, बंक कर लेता है क्लास, बंक करता है क्लास को ये, या फिर क्या करता है क्लास में से एब्सेंट हो जाता है, स्कूल तो आएगा फिर उसके बाद में भाग जाएगा, स्कूल से पार हो जाता है। अच्छा, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, डिसलॉयल, जो वफादार ना हो। तो आई थिंक मेरा यही आंसर होना चाहिए, डिसलॉयल, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता हो, बिलीवर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 क्या कह रहा है, चार सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको उसका फाइनल आंसर बताना है। प्लीज गो एंड मीट द चेयर पर्सन, जाओ और चेयर पर्सन से मिलो, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट वीक। अरे फ्यू नेक्स्ट वीक, ये कैसा कॉम्बिनेशन है यार, मैंने तो ये सुना है नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक्स नहीं, नेक्स्ट फ्यू डेज होना चाहिए, ये सही होना चाहिए कॉम्बिनेशन, सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है ऐसा होना चाहिए, नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट के बाद में आएगा फ्यू। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया गया उसका मीनिंग बताना है। आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक, मैंने अपनी छोटी घड़ी उठाई, एंड इट बिगेन टू डांस ग्रेसफुली, और उस घड़ी ने डांस करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्लॉक होती है ना घड़ी, घड़ी डांस नहीं करती है, घड़ी चलती है, तो टिक 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 करके चलती है घड़ी, घड़ी क्या करती है, टिक टिक करके चलती है। तो जो घड़ी की जो आवाज़ होती है टिक टिक करके चलना, उसको क्या बोला जाता है, वर्क एग्रीएबली नहीं, मूव ग्रेजुअली ये भी नहीं, लिटिल लिफ्ट स्मूथली ये भी नहीं, बोला गया है चीम प्रीटीली, इसका मतलब क्या हो जाता है, टिंकल करना, घड़ी की जो आवाज़ होती है, या जेंगल करना, घड़ी की जो आवाज़ होती है। ठीक है, तो यही घड़ी की आवाज़ आने लगी थी, जैसे उसने अपनी छोटी घड़ी उठाई तो घड़ी टिक टिक करने लगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 में क्या करना है बेटा, पैसिव वॉइस बनाना है। बिल्कुल ना घबराएं, बता देते हैं। अगर आपके पास में शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बेटा आप क्या करेंगे, शुड के साथ में बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यही है कंसेप्ट। अब देखिए क्या करना है, वी शुड, शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो शुड बी होना चाहिए, यहाँ शुड हैव है, साइड कर दीजिए। यहाँ पर शुड बी तो है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, साइड करिए। यहाँ पर शुड बी है और बी के साथ में आ रहा है बीइंग, साइड करिए। यहाँ पर शुड बी है और बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या बोल रहा है, 7 पे जो वर्ड है हमारे पास में है डिसेंसी। सिनोनिम्स आपको बताना है। इट वाज हिज डिसेंसी दैट ही एम्प्लॉयड हिम, ये उसकी शरीफता है या उसका शिष्टाचार है कि उसने उसको एम्प्लॉय किया। डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टाचार या शरीफता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरू हो जाइए। परवर्सन, परवर्सन का मतलब क्या होता है, किसी को विकृत कर देना, किसी की आकृति को खराब कर देना, डिफॉर्मेशन कर देना। ठीक है, किसी ने कोई चित्र बनाया उसको बिगाड़ देना। रूडनेस का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अशिष्टता, रफनेस, जो शिष्ट ना हो, अशिष्ट हो। कर्टेसी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो, बहुत ही ज़्यादा मैनर्स से बातचीत करता हो, अच्छे से बातचीत करता हो। अच्छा, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी से छल करना, चीट करना, डिसीव करना। अभी मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैनर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। 8 क्या बोल रहा है, आई हर्ड इज सजेशन अबाउट, आई एम क्वाइट अनश्योर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। एंटेनिम बताना है। देखिए कुछ एक हाथ वोकैब आपके पेपर में ऐसी आने वाली है, बिलीव कीजिए इतना सिंपल पूछने वाले हैं कि देखते से आपका आंसर आने वाला है। आई हर्ड इज सजेशन, मैंने उसका सजेशन सुना, लेकिन बट आई एम क्वाइट अनश्योर, लेकिन मैं अभी भी पक्का नहीं कह सकता अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, कि उसके अंदर क्या रिस्क है, मैं अभी भी पक्का नहीं कह सकता। थॉटफुल का मतलब क्या होता है, विचारशील, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विचार हो। तो विचार करना किसी चीज़ को तो पॉन्डर होता है, विचार करना। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें संदेह हो, आपको कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं सस्पेक्ट, संदेह। सर्टेन का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल स्टेबल हो, स्थायी हो, स्टेडी हो। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी में किसी को कोई क्या रुचि हो, किसी में इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक श्योर का सर्टेन, यस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। अब 9 वाले में ध्यान रखिए कि 9 वाला जो सेंटेंस है एक तो बड़ा सा दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब सेंटेंस बड़ा सा हो ना तो उसको प्लस पॉइंट माना करें, उसको नेगेटिव ना माना करें, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। देखिए एक बोला गया सबमिटिव असेसमेंट, एक बोला गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर बोला गया दिस न्यू पैटर्न।
तो देखिए दिस और दैट से सेंटेंस शुरू ना करें कभी भी इसके अंदर। दिस और दैट का यूज प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो बी से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है इसको साइड वाइज कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर पढ़ूं, अगर मैं ए या डी में से किसी एक को चुनना चाहूं तो उससे पहले मैं जरा सी को पढ़ लेता हूं। द सीबीएसई इन्वेशंस टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सीबीएसई एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है और एक सबमेटिव होता है। तो देखिए इसमें क्लियरली इन्होंने बताया कि एक फॉर्मेटिव बोला गया है और एक क्या बोला गया है, सबमेटिव बोला गया। पहले फॉर्मेटिव बोला गया फिर सबमेटिव बोला गया, उसके बाद में फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका मतलब पहला जो सेंटेंस शुरू होगा वो सी से होगा। उसके बाद में फॉर्मेटिव की चर्चा की गई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इज डन थ्रू द कन्वर्सेशन, क्विज, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। जो फॉर्मेटिव होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो पढ़ाने की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्विज होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। जैसे मैं अपनी क्लास के अंदर करवाता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग बैच के अंदर, तो उसमें कन्वर्सेशन करवाता हूँ। क्विजेज होते हैं सुबह वाले बैच में। जो अभी जो एयरफोर्स के जो इंटरव्यूज़ हुए थे हमारे यहाँ से अभी 3 लड़कों का, मेरे पास जो इंटरव्यू सेशन में थोड़े कम बच्चे थे एयरफोर्स के अंदर, तो 3 लड़के लास्ट में मेरे पास में इंटरव्यू सेशन के लिए बचे थे और तीनों ने ही क्रैक किया फाइनली। और हमारी क्लास पे भी जो इंटरव्यू करवाया था तो बच्चों ने खुद ही बोला नहीं सर आपने टफ करवाया था इंटरव्यू की तैयारी, और वहाँ पे बहुत आसान आया था। सबमिटिव का मतलब हो जाता है कि द सबमिटिव असेसमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म। देखिए सबमिटिव में क्या होता है कि जब पूरा का पूरा जो क्या है पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जब क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो है स्टडी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में जब उनका जो एकेडमिक टर्म खत्म हो जाते हैं तब एक असेसमेंट लिया जाता है। और अब फोर्थ बचता है, दिस न्यू पैटर्न इंश्योर जस्ट द टेक्स्ट बुक्स टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव चिल्ड्रन टीचर इंटरेक्शन इज एनकरेज। देखिए बोला गया है कि नए पैटर्न में क्या है कि टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे, इसके अलावा उनको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, 10 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया, आपको अंडरलाइन करके बताना है। द लाइन राउंड द रग्ड रॉक्स द रैग्ड रास्कल रन। भैया सब जगह पे देखो रा 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 आ रहा है। यूज द रिपीटेशन ऑफ द यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट। इस सभी शब्दों में जो पहला लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड एंड सिलेबस, जिसमें 2 और पड़ोसी सिलेबस भी हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीज को क्या बोला जाता है, क्या इसको सिमिली बोला जाता है। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। आपने अलंकार पढ़ा है हिंदी के अंदर, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना भैया, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जस्ट इंग्लिश में लगे हुए, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ, अच्छा एलिगोरी का मतलब क्या होता है बताइए। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक अलंकार। एपिथेट का मतलब क्या होता है, एपिथेट का मतलब होता है किसी की जो है किसी के गुण को बताना, तो एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन होना। एलिट्रेशन कैसा सुनाई दे रहा है, रिपीटेशन जैसा, तो ये होता है अनुप्रास अलंकार, यही हमारा पहला है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि पहला वर्ड क्या होता है, बार बार रिपीट होकर आता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, जैसा आपने सुना होगा बच्चे बोलते हैं ना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, उसमें चाचा चा आ रहा है। ऐसे ही छबुआ में छब्बू की छत की ओर से 6 छछूंदर 26 दिन से छछुआ रहे थे, ये छा वाला हो गया। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ ऊँट की पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊँट की पूंछ, ये हो गया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगढ़ पे, नहीं, नंदनगढ़ में नीम के नीचे नटखसी नागिन का नाच नचाया। चलो इस पे तो मैं अटक गया। हाँ, मैं काफ़ी सारे अनुप्रास अलंकार याद कर रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, बच्चों को थोड़ा सा हंसाने के लिए। वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, जब मैं स्टोर की तरफ जा रहा था, माई फ्रेंड कॉल्स मी, मेरा फ्रेंड मुझे बुलाता है और पूछता है, मेरे से फेवर चाहता है वो। तो देखिए यहाँ पर ये वाज वर पास्ट टेंस है, जब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। एक तो कॉल्स का हो जाएगा कॉल्ड, अब एंड लगा है तो दोनों तरफ पे चेंज होगा, आस्क का हो जाएगा आस्क। तो ऐसा सेंटेंस देखिए कॉल और आस्क किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला आ गया है। और आपको क्लास में भी मैंने बताया था वाइल और व्हेन के दोनों साइड पर पास्ट टेंस होता है। क्वेश्चन 11 पर आ गए हैं, 11 के बाद में आप 12 पर आते हैं। 12 में क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। तो इसमें देखिए मूवमेंट, करेक्ट ही बताना होगा ना, यहाँ पे देखो मूवमेंट की स्पेलिंग गलत है,
ये सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बताना है बेटा, एंटोनिम मेरे को बताना है। बोला गया है शी लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी छोड़ दी, डैश बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन, उसने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या है, समय के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। एंटोनिम मैंने बोला ना, एक ऐसा एक वर्ड ऐसा जरूर आएगा आपको पेपर के अंदर जो बहुत ही इजी पूछा जाएगा सिनोनिम एंटोनिम। लेट का मतलब क्या होता है, देरी से करना किसी काम को। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना। स्मॉल का मतलब छोटा होता है। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना, किसी चीज़ से बीमार होना। अर्ली का मतलब किसी काम को जल्दी करना। तो लेट का अपोजिट क्या होता है, अर्ली। यही आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी, सोल्जर्स किससे टकराए, एनिमी से टकराए। विद द शॉर्ट शॉर्ट फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। देखिए बंदूक होती है, कैसे बनाऊं यार बंदूक, कुछ रहता होगा, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक ये कुछ बंदूक जैसा ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा इस बंदूक के आगे क्या होता है, एक चाकू लगा रहता है, एक छोटा सा चाकू लगा रहता है। बंदूक मेरे को बड़ी बनानी थी, हालांकि छोटी बन गई बंदूक मेरे से। इसमें क्या रहता है, एक चाकू लगा रहता है। ये बंदूक के आगे जो चाकू लगा रहता है, खासकर आपने राइफल में देखा होगा, जो आर्मी वाले होते हैं ना उनके पास में राइफल होती है, उसके आगे उस चाकू को क्या बोला जाता है जो आगे की तरफ लगता है। बायगॉड का मतलब होता है धर्मांध, मतलब धर्म के अंदर पूरा अंधा हो जाता है, ये फेनेटिक। इसको क्या बोलते हैं, फेनेटिक। जो बोला जाए वैसा ही कर लेना है, उसको कोई मतलब नहीं है सही गलत से, उसका कोई निर्णय का मतलब नहीं है। जो किसी ने बोल दिया, दिमाग के अंदर सेट कर दिया, बस वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेगा वो। ठीक है, बैटॉन का मतलब क्या होता है, जो पुलिस वालों का जो डंडा होता है, पुलिस वाले जिस स्टिक को यूज करते हैं, पुलिस स्टिक, उसको बोलते हैं बैटॉन। बायोनेट का मतलब क्या होता है, यही वाला चाकू, ये बंदूक के आगे वाला जो चाकू होता है, इसको बायोनेट बोला जाता है। और बैरॉन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे नवाब होते थे ना, नवाब होते थे, राजा मुगल काल के अंदर जो नवाब होते थे, तो नवाब क्या होता था, एक हल्का पद होता था। फिर उससे ऊपर के पद होते थे, शहनशाह होते थे, है ना। तो नवाब ऐसा ही आप मान लीजिए कि इंग्लैंड के अंदर अगर कोई छोटे पद पर होता था, कोई नवाब के पद पर होता था, भारत में जो नवाब का पद होता था वो इंग्लैंड में बैरॉन कहलाता था। सो ऑप्शन नंबर 1, ये निचले दर्जे का होता था, कुल मिला के निचले दर्जे का अधिकारी बैरॉन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 15 पर आ जाते हैं भैया, 15 क्या बोल रहा है, द मदर कुडंट डैश सच एन इंसल्ट फॉर हर सन इन फ्रंट ऑफ अदर। देखिए ये पूरा का पूरा ये कौन से वाले चैप्टर का आया, होमोनियम्स। आज ही क्लास के अंदर एक बच्चा मेरे से बोल रहा था, सर होमोनियम्स तो आते नहीं है। अगर बेटा आप क्लास को देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, गौर करिएगा, जिस बात को मैं कह रहा था आपसे सुबह, और आप 1 to 1 पे उतरे आए थे कि नहीं आते हैं सर, क्या आता है, ये नहीं आता वो। तो बेटा ये आ रहा है, और मैं प्रूफ भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। इधर उधर अफवाहों में ना फंसा करें। मेरा तो एक ही कंसेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर आया जैसा आया विद प्रूफ मैं आपको करवाता हूँ, वही चीज़ मैं क्लास के अंदर कराता हूँ, और होता है बच्चों का सिलेक्शन, है ना। और हुआ है बेटा। आप ऑफलाइन में 200 प्लस मेरे पास सिलेक्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। अब हज़ारों में तो सिलेक्शन है नहीं है मेरे पास में, उतना लंबा मैं फेंक नहीं पाऊंगा मैं। 200 से लेकर 220 तक मेरे पास में सिलेक्शन है, इस रेंज के बीच में है ना। वो हमारे एकेडमी से 1000 सिलेक्शन हुए, 2000 सिलेक्शन हुए। एक प्रूफ के लिए बोल देंगे ना, एक ही फोटो को 10-10 बार छापते हैं अलग अलग जगह पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे पर ही आ जाएंगे सबके सब। अच्छा बेयर का मतलब क्या होता, अच्छा बेयर, अब बेयर का मतलब होता है कि न्यूड, है ना, विदाउट क्लोथ। ठीक है, अच्छा बियर, ये बियर का मतलब क्या होता है, बताइए। ये वाला जो बियर है हमारे पास में कौन सा होता है, ये जो भालू वाला जो बियर है हमारे पास में, नहीं नहीं, ये पीने वाला बियर होता है, ये वाइन वाला बियर होता है। ठीक है, अच्छा ये जो बियर होता है इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो भालू निकलता है, देख लेना बेटा, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बियर को लेकर इसमें, या तो भालू ये वाला बियर हो सकता है, ये बियर हो सकता है, थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा अपना देखना। अच्छा बियर का मतलब ये सहनशील होता है, क्या होता है, सहनशील होता है। ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है, आई थिंक ये पहला वाला जो है बियर वो भालू भी हो सकता है, सहनशील भी हो सकता है, और ये जो बियर होता है ये वाइन होता है। अच्छा ये जो बायर होता है इसका मतलब क्या होता है बताइए। ये बायर एक्चुअली में क्या होता है,
बायर होता है डेड बॉडी को ले जाने वाली जो गाड़ी होती है वो। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस तो जीवित को ले जाती है। डेड बॉडी को ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं हेयर्स। जानवरों की जो डेड बॉडी को ले जाती है वो हेयर्स होती है, और जो इंसानों की जो डेड बॉडी को ले जाती है वो बायर्स होती है, और जो जीवित को ले जाती है वो एम्बुलेंस होती है। कभी कभी एम्बुलेंस अचानक से क्या हो जाती है, शव वाहिनी में तब्दील हो जाती है। तो देखिए वो अपनी इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा था क्योंकि छोटी सी चीज़ है लेकिन मिस हो गई है। आई थिंक मैंने सही लिखा है, फिर भी अगर कोई गड़बड़ हुआ है मेरे से तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, तो हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 में क्या दिया हुआ है, स्पेलिंग एरर आपको बतानी है। अरे मर गए सोनू। सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ स्पेलिंग एरर। शब्द भी कठिन कठिन आ गए हैं यार, आसान आसान से आते तो खट कर लेता मैं। कोई बात नहीं, हारेंगे नहीं। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। फर्मेंटेड की स्पेलिंग सही है, फर्मेंटेड एप्पल जूस। ठीक है, इज स्टार्टेड टू हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। इसके कई सारे मैनी बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होता है। बेनिफिट्स की स्पेलिंग सही है। थ्रू द एनेक्डोटल सही है, एंड आर द सपोर्टेड बाय द साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है यार। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ठीक है। एक्नॉलेज ठीक है। देयर ह्यूमनिटी ओके, एंड द इम्प्लीकेशंस ठीक है। ऑफ देयर, यहाँ पे बेटा स्पेस है एक, है ना, ये यहाँ पे स्पेस बना नहीं है तो यहाँ पे स्पेस मान लीजिएगा, ये सही है। इन्वेंशन ठीक है। इंट्रीग्यूइंग ठीक है। एज इट इज द हाउस वाज नेवर सोल्ड बिकॉज इट वाज थॉट टू बी हॉन्टेड सही है। देयर आर मैनी बिलीव्स ठीक है अबाउट द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ठीक है। सम ऑफ देम आर पेटेंटली नॉट ट्रू। ठीक है, चारों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मैनी आ रहा है ना, मैनी के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। ये तो वर्ब दी हुई है तो ये वाला बिलीव नहीं आएगा बेटा, यहां पर आंसर होना चाहिए ये वाला बिलीव्स आएगा, नाउन वाला। यही मेरा फाइनल आंसर है। ग्रामेटिकल एरर भी साथ में देखनी पड़ेगी। यही मेरा फाइनल आंसर है, स्पेलिंग एरर भी और ग्रामेटिकल एरर भी है। यही होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर कुछ और आपका आंसर आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा फाइनल आंसर यही है। कुछ होगा तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा, इससे ज़्यादा ही क्या होगा। मैं भी आप ही के साथ में कर रहा हूँ सॉल्व। ड्यू टू हर इम्प्रोवाइज स्टेट मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। देखिए उसकी जो स्टेटस है, उसका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकलता जा रहा है, जिसके कारण उसके रिश्तेदार उससे अब कंटेम्प्ट, उसकी निंदा करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, उसकी निंदा बुराई करने लगे हैं। ये वह वाइड स्पेस टू हर, क्या उसको एक अच्छा एरिया देने लगे, नहीं। टर्न अप देयर नोज एट हर, क्या उसकी तरफ नाक नाक चढ़ाने लगे हैं, नहीं। टर्न द कॉर्नर एट हर, क्या उससे मुंह फेर लिया है। टर्न द कॉर्नर ही होना चाहिए। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी निंदा करना या उससे क्या कर देना, मुंह फेर देना। टर्न ऑफ देयर नोज, अगर कंटेम्प्ट का हमेशा हमेशा नोज से तकाजा लगाया जाता है, छोड़ो उसको। फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, आई एम 100% श्योर ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 क्या बोल रहा है, हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लीड टू सक्सेस द जर्नी में सीम। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रॉपरली सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है, और इसमें से जो सेंटेंस की जो सही स्टार्टिंग हो सकती है, मेरा मानना यह है कि देखिए ये जर्नी हो गया सब्जेक्ट, में हो गई वर्ब, तो आर से सेंटेंस शुरू हो सकता है। अगर आर से सेंटेंस शुरू करूंगा तो आर के बाद पी आएगा। देख लेता हूं, द जर्नी में सीम हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस। यात्रा कैसी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा कठोर दिखाई दे रही है यात्रा। नहीं यार ऐसा तो बन नहीं सकता। द जर्नी में सीम, आर से नहीं करेंगे शुरू, आर को साइड करिए, बन नहीं रहा बैलेंस मेरा से। पी से चेक करूं, हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस, अगर पी को 1 माना, पी के बाद में ओ, ठीक है ठीक है, ये आ रहा है आंसर। देखो हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लीड प्लूरल वर्ब है तो पी के बाद ओ आ रहा है। ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है मेरा सही आंसर। देखो कैसे हो जाएगा, हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस, मेहनत
और लगातार प्रयास करने से लीड टू सक्सेस, हमको सफलता मिलती है। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम, कि किस तरीके की कोई जर्नी कितनी ज़्यादा कठिन दिखाई देती है। तो मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ में सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। रूबी गेव हर मदर अ हग, रूबी ने अपनी माता जी को क्या किया, गले लगाया। और ऑफर्ड नीड द डैश, और फिर उसने नीड का मतलब समझते हैं क्या होता है नीड, आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने के बाद में उसकी जो डो बना लेते हैं हम लोग, जो उसकी लोई बनाई जाती है वो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब तो स्वाद होता है, टेस्ट। तो उन्होंने कोई टेस्ट दिया नहीं, उन्होंने क्या दिया, आटा, आटे का ही तो बनाएंगे भैया डो। तो यही फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 नीड बनेगा। आटे की जो लोई होती है उसको, गूंदा हुआ जो आटा होता है। अच्छा ये वाला फ्लोर क्या होता है बताइए, ये फ्लोर क्या होता है, फर्श होता है, जो ग्राउंड होता है ना, जो अपना फर्श होता है वो। और फ्लोरा एक होता है, फौना एक होता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, क्या होते हैं, प्लांट्स या फ्लावर्स। अभी फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए बढ़ता हूँ। अब ईडियम पूछा गया है, लेट द डस्ट सेटल। देखिए भैया ये मेरी पीडीएफ में नहीं है, इसको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये मेरे पीडीएफ में नहीं है अवेलेबल, ये नया आ गया है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा अपनी पीडीएफ के अंदर। लेट द डस्ट सेटल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। टू मेक अ स्पेस टाइडी, जो स्पेस है उसको साफ सुथरा रखना। मेक यूज़ ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन का सही प्रयोग करना। वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ मूव, दूसरे व्यक्ति का मूवमेंट का इंतज़ार करना। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन, ऐसी परिस्थिति का या परिस्थिति के सुधार होने का वेट इंतज़ार करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमको लगता है कि हम इस तरह के कंटेंट को और लेकर आएँ। और बिलीव कीजिए, मैं 100% शर्त के साथ में कह सकता हूँ कि जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, इसके लिए ना जाने आपसे कितने कितने रुपयों की लूटपाट हो रही है। 1999, 2999 ऐसे लूटपाट कर रहे हैं सेम इसी कंटेंट के लिए। लेकिन मेरा पूरा कंटेंट मेरे सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये मैंने बच्चों से पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक मैं यूट्यूब क्लासेस मेरी चल रही हैं, जॉब लग जाएगी तो फिर भैया फिर नहीं कुछ कह सकता मैं, जॉब नहीं है तब तक तो मैं निःशुल्क चला रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्री रहेगा। और ये सारा कंटेंट बहुत ही बड़े बड़े रेपुटेटेड आप एकेडमीज पे पढ़ेंगे, आपको यही कंटेंट मिल जाएगा, वो भी पेड बैच के अंदर देंगे, पढ़ाएंगे यही। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर डैश ऑलरेडी ऑकर्ड इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट। देखिए टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, मैं देखिए कैसे करके आंसर करने वाला हूं। यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, और ऑलरेडी आ रहा है। ऑलरेडी आपका परफेक्ट टेंस में आता है हैज एफ के साथ में। तो देखिए यहाँ पर विच तो नहीं हो सकता, अगर कोई निर्जीव वस्तु होती यहाँ पर तो मैं विच लगाता। टेम्परेचर के लिए एक तो दैट लग गया, ये बात तो क्लियर है। अब उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। हैज क्यों होना चाहिए, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म दी गई है। तो मेरा जो आंसर होगा वो दैट हैज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लीडिंग टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट दैट ब्रिंग डैश हीट। देखिए अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या चीज़ होगी, मैक्सिमाइज। माइल्ड का मतलब कोई चीज़ ठंडी हो जाना, सौम्य। माइनर का मतलब शून्य। इंटेंस का मतलब गहरा। तो जो वो कैसी हो जाएगी, वो इंटेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी, हीट वेव्स। ड्रॉट्स मतलब सूखा, उससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। डिवास्टिक फ्लड, बाढ़ आने के भी खतरे हो सकते हैं। इंक्रीजिंग पावरफुल हरिकेन्स, तेजी से आने वाले चक्रवात हो सकते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म, तूफान आ सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर मीन्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंग एंड इज डैश टू एक्सीलरेट। देखिए अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और हमारी जो हेल्थ है उस पर भी कहीं ना कहीं पे प्रभाव पड़ेगा। तो हार्डली तो मुश्किल से होता है, पैरेली का मतलब भी मुश्किल, रेयरली का मतलब भी बहुत मुश्किल से कभी कभार, और लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना। क्या होता है, इज लाइकली टू का मतलब क्या है, संभावना है।
बट देयर इज रूम फॉर होप, हमेशा आशा के लिए एक घर खुला रहता है, आशा की एक किरण हमेशा रहती है। पर्टिकुलरली एक गवर्नमेंट टेक एक्शन, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, नाउ टू डैश द प्लेज मेड एट द ग्लासगो इन नवंबर 2021। ग्लासगो भैया एक जगह है जहां पर क्या किया था उन नवंबर 2021 के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक शपथ ली थी। तो टेक द प्लेज, कीप द प्लेज, वॉच द प्लेज, ऑनर द प्लेज, उन्होंने क्या किया था, एक शपथ ली थी। क्या ली थी उन्होंने शपथ, दैट टू गो फर्दर इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट क्राइसिस, कि हम जो वातावरण में जो नुकसान हो रहा है, पर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके हम लोग सही उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर सुधारीकरण करेंगे। WHO, इसको हु मत पढ़ना, ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट्स टू लीड अ जस्ट इक्विटेबल फास्ट पेस आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्रांजिशन टू क्लीन द एनर्जी फ्यूचर। देखो कुल मिला के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कोई अच्छा ही कदम उठाया होगा। तो कॉलिंग फॉर नहीं, कॉलिंग ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को साथ में लेकर उनसे काम करवाना। उन्होंने बोला है कि भैया जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स थे, यानी कि जो पुराने जो जलाने वाली लकड़ी वगैरह ये सब होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अवशेष बोला जाता है ना। तो फॉसिल फ्यूल से जो हम लोग आग उत्पन्न करते हैं उससे कहीं ना कहीं धुआं उठता है, वो धुएं से जो है प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा CO2 या बाकी सारी गैसेस फैलती हैं। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक सबसे बड़ा रीज़न, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।